Good morning, viewers. This is MK Grover, Assistant Professor, DVIPM, Karnataka. Today's students, I'm going to teach you new topics and we are going to discuss a new topic, hypertension. This topic comes with the category of hospital pharmacy, part 2. In this category, we have studies about manifestation, pathophysiology, disease about hypertension. So before starting the lecture, we should clearly know what is hypertension. Hypertension. So move to the first slide. Let's start. Hypertension. Hypertension is referred to as high blood pressure. क्या है ये? एक हाई ब्लड प्रेशर है. इट इज ए मेडिकल कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज क्रोनिकली एलिवेटेड फ्रॉम द नॉर्मल रेंज. कि जो ब्लड है वो नॉर्मल रेंज से वो एलिवेटेड होता है एक क्रोनिकली फेज में. दैट इज 120 पर 80 mm टू 139 पर 89 mm Hg. ठीक है. सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इटियोलॉजी. इटियोलॉजी क्या है? कॉजेज. प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन. प्राइमरी में क्या है? इट इज द एलिवेशन इन बीपी विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज. क्या है ये? इट इज एन एलिवेशन इन बीपी विदाउट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजेज वेयर हैव टू द एक फेज जिसमें कि ये शो है कि आपका की जो प्राइमरी हाइपर टेंशन है वो किस कॉज से है. फिर है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन. इट इज द एलिवेशन इन बीपी विद एन एग्जैक्ट कॉज, जिसमें आपको एग्जैक्ट कॉज पता है. दिस टाइप इज अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ total cases. The causes of secondary hypertension include congenital narrowing of aorta. Right? So move to the next part, that is pathophysiology. The normal blood pressure is maintained by 4 mechanisms. जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो काम करता है किसपे कि आपके जो 4 मैकेनिज्म्स है. फर्स्ट है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम, एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. फर्स्ट है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज की. जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो वहाँ की जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिविटीज. सेकंड है एक्टिविटीज ऑफ वेस्कुलर एंड एंडोथेलियम की. जो आपका वेस्कुलर एंडोथेलियम पार्ट है वो एक्टिव हो, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ही नॉर्मल से एलिवेटेड फेज में. फिर है एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम. रीनल सिस्टम क्या है? यहाँ पे किडनी से को कर रहा है रिप्रेजेंट कि आपका किडनी जो फंक्शंस है वो प्रॉपर है, वो बेड टाइम है, वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर्ड कर रहा है, यूरिन का पास आउट ठीक है, उसकी वजह से. एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एक्टिविटीज है वो अच्छी तरह से प्रॉपर काम कर रही है. ठीक है. सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है आपका रिस्क फैक्टर की. जो हाइपर टेंशन है किस एज में ज्यादा है. तो चांसेस ऑफ आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज क्रोनिकली एडवर्स डिजीज हो आपके 50 साल के बाद हाइपरटेंशन का ज्यादा है खतरा. अल्कोहल, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम. हम ज्यादा सोडियम चीज लेते हैं. जेंडर कैसा है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, जेनेटिक्स तो नहीं है, ओबेसिटी ज्यादा, आपको मोटापा तो नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, स्ट्रेस, आप किसी चीज के रिगार्डिंग स्ट्रेस तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद है आपका डायग्नोस्टिक इवॉल्यूएशंस कि आप इस चीज को कैसे डायग्नोस्टिक इवॉल्यूएट करोगे. हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलिटस. आपको किस टाइप की है डायबिटीज मेलिटस है या इंसिपिडस डायबिटीज है. आपको जो है डायबिटीज वो ऑनसेट टाइप की है, बच्चों की डायबिटीज टाइप
1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज। कंप्लीट ब्लड काउंट कि आपका बॉडी का कंप्लीट ब्लड काउंट कैसा है, आपके इरेथ्रोसाइट कैसे है, आपका लिपोप्रोटीन, हाई प्रोटीन, लिपोडेंसिटी, हाई डेंसिटी, और आपके आपका जो बिलीरुबिन, ये सारी चीजें कि आपका ब्लड काउंट कैसा है। चेस्ट एक्सरे कि आप इसको कैसे कर सकते हो, बाय द चेस्ट एक्सरे एंड देन द ईसीजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है। इसके बाद है आपका मैनेजमेंट कि आप इसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप इसको हैंडल करोगे। मेनली द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज पॉसिबल बाय द 2 वेज। क्या है वेज हमारा? फर्स्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। मेनली जो आपका मैनेजमेंट है हाइपरटेंशन इज possible by the 2 ways. First, we use lifestyle modification, then second is pharmacological therapy. ठीक है। फर्स्ट है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये क्या है इसमें? द लाइफस्टाइल modification measures that mainly include weight reduction, dietary डैश क्या है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन कि आपको अपनी डाइट में वो चीजें अवॉइड करनी है जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन ज्यादा हो रहा है। डाइटरी सोडियम रिडक्शंस, आपकी डाइट में सोडियम का लेवल कम हो। रिड्यूस अल्कोहल, आपको अपनी डाइट में अल्कोहल को रिड्यूस करना है। एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना है। ठीक। तो क्या था आपका ये लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है, अगर जो मैं इसको दोबारा रिवाइज करूँ, वेट रिडक्शन, आपका वेट कम हो। डैश डाइट का मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन कि आपको इस तरह से इसको डाइटरी को हाइपरटेंशन को स्टॉप करना है। डाइटरी सोडियम रिडक्शन कि आपको जो सोडियम डाइटरी रिडक्शन है उसको आपको कम करना है। रिड्यूस अल्कोहल, आपको अल्कोहल को रिड्यूस करना है। ड्रिंकिंग लेवल आपको कम करना है। आपको यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज मॉर्निंग इवनिंग एंड डिपेंड करता है कि आप कैसी एक्सरसाइज यूज कर रहे हो। फिर है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपको स्ट्रेस जो है वो आपका कैसा है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है आपका कि हाइपरटेंशन क्या है ये? ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। It is a long-term medical condition in which the blood pressure in the artery is persistently elevated. जिसमें क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है आर्टरीज में वो परस्टेंटली एलिवेटेड, जो मतलब चेंज होता है। क्यों? द एसबीपी क्या है ये? हाई स्लोअर ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन इक्वल टू 140 mg, और टीबीटी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन इक्वल टू 90 mm और एच। ठीक है। So move to the next part, that is classification. आप इसको कैसे क्लासिफाई करोगे? Essential hypertension, second is secondary hypertension, persistent hypertension. फर्स्ट क्या है हमारा, अगर जो क्लासिफाई करें तो essential hypertension, secondary hypertension, persistent hypertension। ठीक है। अब बात आती है आपकी फर्स्ट, जो है आपका essential hypertension। इसमें क्या है? It indicates that no specific medical cause can be found to explain a patient's condition। इसमें क्या है? इंडिकेट्स यह इंडिकेट करता है कि इसमें कोई मेडिकल कोज रिप्रेजेंट नहीं होता, इसमें कोई भी मेडिकल कोज अपीयर्स नहीं होता टू फाउंड टू एक्सप्लेन द पेशेंट कंडीशन कि हम किस बेस पे पेशेंट्स को जज करें, किस कंडीशंस के बेस पे पेशेंट्स को जज करें कि उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन है। ठीक है। तो क्या है? इट इंडिकेट दैट नो स्पेसिफिक मेडिकल कोज, इसमें कोई मेडिकल कोज नहीं है that can be found to explain a patient's condition। ठीक है। Then move to the second part, that is secondary hypertension. It indicates that the high blood pressure is a result of another condition such as kidney disease, tumors, etc. क्या है ये? It indicates that the high blood pressure, इसमें क्या होता है? High blood pressure is a result of another condition, जिसमें कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल हाई होगा, नॉर्मल टू एलिवेटेड या एलिवेटेड टू नॉर्मल, सच एज किडनी डिजीज और ट्यूमर्स। ठीक है। इसके बाद है आपका
परसिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या है इसमें? इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, क्रोनिकली रीनल फेलियर। क्या है इसमें? एक रिस्क फैक्टर है जिसमें कि स्ट्रोक लग सकता है, हमें हमें शॉक लग सकता है, हमें हमारी जो नर्व्स आर्टरीज है वो ब्लॉक हो सकती है, हार्ट अटैक हमें आ सकता है, हार्ट फेलियर हमारा हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंड क्रोनिकली रीनल फेलियर हो सकता है। हमारा जो हमारी किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। और क्या होगा, उसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो नहीं होगा, जो यूरिन की जो आउटपुट है वो अच्छी तरीके से उसको फिल्टर नहीं होगी, तो हमें कोई भी मतलब यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो रीनल फेलियर है वो उसमें से वो परसिस्टेंट है। तो ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारा इन इंडिविजुअल ओल्डर देन 50 इयर्स, लगभग 50 साल, hypertension is considered to be present when a person's systolic blood pressure is constantly 140 mmHg or greater। क्या है इसमें कि जो आपका जो इंडिविजुअल रेट है ओल्डर देन द 50 इयर्स, hypertension is considered to be the present when a person's systolic blood pressure, कि जो 50 ईयर्स से ओल्डर दैन जो है, जो 50 साल से है ज्यादा, उनमें क्या है, जो पर्सन है उनमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस कंसिडर होता है जो कि 140 mmHg और ग्रेटर, उससे भी ज्यादा हो सकता है। सिस्टोलिक होता है ऊपर, डायस्टोलिक होता है नीचे। सो जो इंडिविजुअल रेंज है कितनी, 50 साल ईयर की, उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन से वो कंसीडर किया जाता है इट्स प्रेजेंट व्हेन ए पर्सन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कंसिडरली 140, मींस 50 साल के से ऊपर हम सिस्टोलिक जो 140 है हम उसको सिस्टोलिक मानते हैं। ठीक, अब है इसके बाद हमारी रेंजेस ऑफ हाइपरटेंशन। रेंज कितनी है इसमें, कितनी एज है, एज क्या है, ओबेसिटी कैसे है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट है आपकी एज, फर्स्ट एडोलसेंट। एडोलसेंस है वो 14 टू 18 ईयर्स, ठीक है। इसमें जो सिस्टोलिक रेंज है वो है आपकी 90 टू 120, लेकिन डायस्टोलिक रेंज है वो 50 टू 80, ठीक है। अब बात आती है अडल्ट की, जो 90 से 40 इयर्स के 40 साल के बीच में है, उनका जो सिस्टोलिक रेंज है वो 90 टू 135, लेकिन जो डायस्टोलिक रेंज है वो 60 टू 80 है। इसके मीनिंग, जैसे हमारी एज है कितनी है, 40 से 18 साल के बीच में, हमारा जो ब्लड प्रेशर की रेंज है, हमारी जो एलिवेटेड रेंज है वो हमारी सिस्टोलिक रेंज 90 टू 120, और जो हमारी डायस्टोलिक रेंज है वो 50 टू 80 mm/Hg। अब है इसके बाद आपका एडल्ट में, जो आपकी 90 से 40 इयर्स के बीच में है, उनका जो सिस्टोलिक रेंज है वो 90 टू 135, हिस्टोरिक नेचर वो आपका 60 टू 80 ठीक। इसके बाद है आपका थर्ड एडल्ट ईयर्स, 41 टू 60 इयर्स, वो आपका जो सिस्टम 45, लेकिन जो आपका हिस्टोरिक रेंज है वो आपका 70 टू 90, ठीक है। आपका ओल्डर पार्ट का मतलब क्या है, 61 एंड ओल्डर। इसमें जो सिस्टोलिक रेंज है वो आएगी आपकी 95 टू 145, लेकिन जो इसमें डायस्टोलिक रेंज है वो आएगी आपकी 70 टू 90 ठीक है। सो क्या है, हम इसको करते हैं दोबारा। जो आपका एडोलसेंट एज है वो 14 टू 18, इसमें जो सिस्टोलिक रेंज है वो आएगी आपकी 90 टू 120, लेकिन जो इसकी डायस्टोलिक रेंज है वो आएगी 50 टू 80, ठीक है। अगर तो मैं एडल्ट की बात करूँ तो मैं एडोलसेंट एज, जो आपकी एडोलसेंट एज है, ठीक है, लेकिन जो एडल्ट एज है जो 19 से 40 साल के बीच में है, उनका जो सिस्टोलिक रेंज है वो 90 टू 135 के बीच में, लेकिन जो डायस्टोलिक रेंज है वो 60 टू 80, ठीक है। बात करूँ
ईयर्स है वो 41 to 60 ईयर्स। इसमें जो सिस्टोलिक रेंज है, सिस्टोलिक रेंज है वो 110 to 145, लेकिन जो डायस्टोलिक रेंज है वो 70 to 90। ठीक है, अब है इसके बाद आपका दैट इज ओल्डर अडल्ट, इसमें आपका 16 एंड ओल्डर। सिस्टोलिक रेंज 95 to 145, लेकिन जो इसकी डायस्टोलिक रेंज है वो 70 to 90। ठीक है, अब है आपका कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन कि आपको ऐसे कौन से होते हैं से आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट है आपका एज, ठीक है, सेकंड है आपका ओबेसिटी, थर्ड है आपका जेनेटिक्स, फोर्थ है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिफ्थ है आपका लास्ट वन साल्ट इनसेंसिटिविटी। फर्स्ट है आपका एज। अगर जो मैं बात करूं एज की, आपकी एज किस एज की है, आप किस एज में ग्रोथ कर रहे हैं। आपकी एज एडोलसेंट है 14 टू 18 ईयर्स है तो आपको सिस्टोलिक होगा, डायस्टोलिक होगा। अगर जो आपकी एज 41 से अबव है तो आपको सिस्टोलिक रेंज है 110। तो ये सारी है आपकी, ये एज के इफेक्ट करता है कि आपकी एज हाइपर टेंशन अगर जो आपको है तो आपका बीपी अगर जो लो है ज्यादा है तो आपका एज का एक रोल फैक्टर है। सेकंड है आपकी ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, मोटापा, कि आप कितना आपका बॉडी बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम होगी कि आपका बॉडी वेट ज्यादा है, बॉडी वेट कम है, मोटापा कैसा है आपका, मसल्स आपकी ग्रोथ है, आपका स्टमक है उसमें फैट है, आपका बटक्स है वहाँ पे फैट है। तो ये सारी चीजें तो आपका जो ऑब्वियसली बात है, अगर जो आपका स्टमक आपको ओबेसिटी ज्यादा है, आपको मतलब मोटापा ज्यादा है तो क्या होगा, सेल्स से उन पे ज्यादा वेट बढ़ेगा जिनकी वजह से ब्लड को सर्कुलेट होने में टाइम लगेगा। थर्ड है इसके बाद हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, ये एक जेनेटिक फैक्टर है जो कि सर्कुलेटरी फैक्टर्स है। इसमें क्या होता है, वन फेज अनदर फेज, जो आपकी पीढ़ी है, जो आपके बड़े हैं जेनेटिक्स है उनको भी ये बीपी की प्रॉब्लम होती है। फिर है इंसुलिन रेजिस्टेंस कि आपका इंसुलिन कैसा है, पैनक्रियाज से वहां से इंसुलिन वो अच्छी तरह से पैनक्रियाज बना रहा है, इंसुलिन हार्मोन बना रहा है तो उसमें ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद है आपका इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन है हार्मोन वो जल्दी से पैनक्रियाज आइसलेट्स ऑफ एंगर सेल्स, इनसे क्या होता है कि जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है वो बनना कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो हाइपर ज्यादा जो मतलब ब्लड का जो सेल जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरह से उसमें नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से हमें उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर है साल्ट सेंसिटिविटी। साल्ट सेंसिटिविटी क्या है कि आप कितना साल्ट ले रहे हो, आप सोडियम ज्यादा तो नहीं टेक कर रहे। ठीक है, हमें क्या क्या करना है, हमें फ्रूट पे, हमें सैलेड पे हमें ज्यादा साल्ट हमें वहाँ पे उसको जस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट में और सैलेड में साल्ट होता है कि हम हमारी बॉडी में साल्ट कितना है, हमारी बॉडी में सोडियम साल्ट कितना है, हम ज्यादा तो नहीं सॉल्ट कर रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ हाइपरटेंसिस। क्या था हमारा, एज, ओबेसिटी, जेनेटिक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, साल्ट सेंसिटिविटी एंड इसके बाद है आपका diagnosis of hypertension is generally on the basis of persistently high blood pressure। हम इसको generally high blood pressure से कंसिडर करते हैं। 30 minutes after smoking or exercise and without the stress, very easy। Patients should be sitting upright in chair with both feet flat on the floor a minimum of 5 minutes prior to taking a reading। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रिवेंशन कि आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। आप इसको डाइट से कर सकते हो, कैसे डाइट आप ले रहे हो, वेट लॉस से कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, कैसे आपका मैनेजमेंट है, कैसे आप इसको कर रहे हो, आपको ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है। एक्सरसाइज से भी आप इसको कर सकते हो, किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो आप एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद है आपका वेट लॉस कि आपका वेट लॉस कैसा है, आप इसको वेट कैसे आप इसको कर रहे हो, आपके बॉडी में ज्यादा वेट तो नहीं है, आपकी बॉडी में ज्यादा फैटी एसिड कोई ऐसी डिजीज। फिर है डाइट। डाइट में क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डाइट आप कैसी ले रही हो, उसमें सोडियम साल्ट
तो नहीं है उसमें ज्यादा, तो हमें ज्यादातर रफेज की चीजें ज्यादा लेनी है, जिसकी वजह से हमें हमें हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, तो क्या था हमारा, अगर जो मैं बात करूं डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या है, जो आपका परस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर है, आप उसको अच्छी तरह से 30 मिनट्स आफ्टर स्मोकिंग और एक्सरसाइज एंड विदाउट द स्ट्रेस, ठीक, आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। पेशेंट शुड बी सिटिंग अपराइट इन चेयर, आप चेयर पे पेशेंट्स को बिठा सकते हो विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, जो आपके जो पैर है वो सीधे फ्लोर पे हैंग आउट करने हैं, मिनिमम ऑफ 5 मिनट प्रायर टू टेकिंग ए रीडिंग। जैसे आप रीडिंग लोगे तो आपको 5 मिनट्स उसमें चेक करना है कि उसमें कितने पैर हैंग आउट कर रहे हैं। ठीक है, कोजेज हमने पढ़ लिया, आपको एज में एज है इसका मेन फैक्टर, ओबेसिटी है, जेनेटिक्स है एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस है एंड साल्ट सेंसिटिविटी है। ठीक है, इसके बाद है आपका ठीक है, ये था आपका डायग्नोसिस हमने पढ़ लिया। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे ट्यूबरकुलोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो चीजें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके।